हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो सीरीज़ थी उसी का ही ये फर्दर पार्ट है, जिसमें हम बात करेंगे अपनी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। ये चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है सभी कैंडिडेट्स के लिए, चाहे कोई पीजीटी केमिस्ट्री के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे वो आपका सेंटर हो या स्टेट हो। ठीक है, बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स जो आपका सेमेस्टर एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी, और साथ ही साथ जो कोई सीएसआईआर नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। ठीक है, आईआर है आपका इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, इंफ्रारेड रीजन की हम बात करें तो उसकी जो वेवलेंथ होती है वो 2.5 माइक्रोमीटर से 25 माइक्रोमीटर के बीच में होती है, और जो फ्रीक्वेंसी रेंज है दैट इज़ 2500 नैनोमीटर से लेके 16,000 नैनोमीटर के बीच में। बट आईआर के केस में आप देखो, जब हम वेवलेंथ कंसीडर करेंगे स्पेक्ट्रा के अंदर, वो 25 माइक्रोमीटर से 2.5 माइक्रोमीटर से 25 माइक्रोमीटर के बीच में है, जो कि एक बहुत छोटा रेंज है। और इस रेंज के अंदर अगर सारे ही आपके सिग्नल्स आ जाएंगे, सारे ही स्पेक्ट्रा आ जाएंगे, सारे बैंड्स आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आपका स्पेक्ट्रा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, और हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा जो आपका पीक है वो कौन से ग्रुप के लिए आया है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो आपका वेव नंबर को कंसीडर करेंगे इन प्लेस ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारे पास एक रिलेशन है, E इज इक्वल टू में एच न्यू होता है ना, और न्यू को हम लिख सकते हैं सी ओवर लैम्डा। तो ये क्या हो गया, एच इज इक्वल टू में सी ओवर लैम्डा, और 1/λ होता है आपका वेव नंबर, तो इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ से क्या देखा, जो फ्रीक्वेंसी है आपकी वेव लेंथ 1/λ, और जो आपका वेव नंबर है वो इस तरीके से कुछ रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग या इसी रिलेशन के आधार पर हम यहाँ पर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आपका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर को एक दूसरे के मतलब साइमल्टेनियसली हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे हमने किया कि जो वेवलेंथ है 1/2 माइक्रोमीटर, 1.5 माइक्रोमीटर और 25 माइक्रोमीटर, उसका रेसिप्रोकल ले लिया, यानी कि यहाँ हमने कंसीडर किया वेव नंबर को। ठीक है, जब 2.5 माइक्रोमीटर का हमने रेसिप्रोकल लिया, लाइक 1/2.5 माइक्रोमीटर है ये। ठीक है, जब हमने इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये कन्वर्ट हो गया आपका 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर, और 25 माइक्रोमीटर है, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका 400 सेंटीमीटर इनवर्स में। तो यहाँ पे जो हमारी रेंज हम यूज़ करते हैं जनरली, वो होती है आपकी 4,000 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए रेंज रहेगी। इस रेंज के अंदर आपका जो कंपाउंड है वो सिग्नल को फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब करेगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इस रेंज को क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये रेंज एक ब्रॉड रेंज है, और यहाँ पे हमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के लिए अलग अलग सिग्नल्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। ये बेसिकली एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी जो हमारे पास मॉलिक्यूल है उसके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए, बाय मेजरिंग देयर एब्जॉर्प्शन ऑफ आईआर रेडिएशन। ठीक है, जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो कौन सी रेंज के अंदर आपका आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। तो ये आपकी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या कहता है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन बाय द मॉलिक्यूल विच कॉज द बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल टू वाइब्रेट। ठीक है, जब आईआर रेडिएशन किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एब्जॉर्ब होंगी तो वो रेडिएशन क्या करेंगी, जो बॉन्ड है उनको वाइब्रेट करेगी, इसीलिए इसको हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। ठीक है, ईच बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब आईआर रेडिएशन एट अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई भी बॉन्ड आपका फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा, विच इज करेक्टरिस्टिक ऑफ द बॉन्ड टाइप एंड इट्स इन्वायरमेंट। जो किसी भी बॉन्ड के लिए, पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आएगा, स्पेक्ट्रा आएगा। ठीक है, ओनली बॉन्ड्स दैट हैव चेंजिंग डाइपोल मूवमेंट ड्यूरिंग द वाइब्रेशन एब्जॉर्ब आईआर रेडिएशन। ऐसे बॉन्ड जिनके अंदर डाइपोल मूवमेंट चेंज होता है या जिनके अंदर डाइपोल मूवमेंट होता है, वही आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल को हम आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये होता क्यों है, क्योंकि जब भी डाइपोल मूवमेंट का चेंज होगा ना, तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जनरेट होगा। ठीक है,
Change in dipole moment result in generation of electric field component which correspond to the radiation. That is radiation जिसका खुद का भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का, तो वहाँ से जब वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। अब आप एग्जांपल देखो कि जो हमारा HCl है, HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो वो क्या करेगा, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा। और उसी के प्लेस पे अगर मैं O2 या N2 ले लूँ जो क्या है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो IR रीजन के अंदर एब्जॉर्प्शन शो नहीं करेंगे। और ये क्या है, IR एक्टिव है और ये IR इनएक्टिव है। आप इस प्रिंसिपल का स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपके एग्जाम में आए तो आप डायरेक्टली इसको लिख के आ पाओ। ओके अब देखो, जब IR रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर तो वहाँ क्या होगा, एनर्जी में चेंज आएगा। और जो एनर्जी चेंज होता है दैट रेंज फ्रॉम 8 to 40 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, रेडिएशन इन दिस एनर्जी रेंज कोरस्पॉन्ड टू द स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ मोस्ट कोवेलेंट बॉन्ड। जो ये एनर्जी के अंदर चेंज आया जिसके कोरस्पॉन्डिंग आपका डाइपोल मूवमेंट चेंज हुआ, तो वहाँ से आपकी वाइब्रेशंस निकल कर आती हैं। ठीक है, और वही वाइब्रेशन आपकी कोरस्पॉन्ड करती हैं एक IR स्पेक्ट्रा के लिए। ठीक है, जो एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी मॉलिक्यूल का। अब हम बात करने वाले हैं कि वाइब्रेशंस कितने टाइप के होते हैं। वाइब्रेशन बेसिकली दो टाइप के होंगे, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बेंडिंग वाइब्रेशन। ठीक है, और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फर्दर दो टाइप का होता है, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। एंड बेंडिंग वाइब्रेशन भी दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है। इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन जो एक ही प्लेन में होता है, इसके भी दो टाइप हैं, दैट इज सीजरिंग एंड रॉकिंग। ठीक है, और एक होता है आपका आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन, और ये भी फर्दर दो टाइप का है जिसको बोला गया वैगिंग एंड ट्विस्टिंग। ओके, अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं जो डिफरेंट टाइप के हमने वाइब्रेशन देखी। पहली देखी हमने स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के अंदर क्या होता है कि कोई भी एटम है या कोई भी मॉलिक्यूल है जो क्या है डिफरेंट डिफरेंट एटम से घिरा हुआ है, बना हुआ है, तो उसके अंदर क्या होगा कि जो बॉन्ड डिस्टेंस है दो एटम्स के बीच में वो तो सेम रहेगी, वो सॉरी इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, बट जो एटम है उसका प्लेन सेम रहेगा। ठीक है, ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इंक्रीजेज और डिक्रीज बट द एटम रिमेन इन द सेम बॉन्ड एक्सिस, यानी कि उसका प्लेन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस रिक्वायर हायर एनर्जी एंड अकर एट हायर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये हायर फ्रीक्वेंसी पे होता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो हमने देखी थी ना, दो टाइप की, दैट इज सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग के अंदर क्या होता है कि जो दो एटम है, मान लो ये मैंने कंसीडर किया है एग्जांपल CH यानी कि CH2 ग्रुप के अंदर एक ही प्लेन में है ये दोनों हाइड्रोजन एटम। ठीक है, या तो ये दोनों एक साथ आउटवर्ड मूव करेंगे या दोनों एक साथ इनवर्ड मूव करेंगे, यानी कि या तो दोनों बॉन्ड लेंथ एक साथ इंक्रीज करेंगी या दोनों बॉन्ड लेंथ एक साथ डिक्रीज करेगी, तो उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। ठीक है, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग के अंदर क्या होता है, इस वाले वाइब्रेशनल मोड के अंदर एक बॉन्ड तो मूव करेगा इनवर्ड और एक मूव करेगा आउटवर्ड, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो बॉन्ड लेंथ है वो तो चेंज होगी बट जो उनका प्लेन है वो सेम रहेगा। लाइक दिस, ये मूव करा, मान लो ये वाला बॉन्ड अंदर और ये वाला मूव बॉन्ड आउटवर्ड, ये होगी बॉन्ड लेंथ छोटी और ये होगी बॉन्ड लेंथ बड़ी, इसका अपोजिट भी पॉसिबल है। ओके, अब देखते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन। बेंडिंग वाइब्रेशन को डिफॉर्मेशन भी बोला जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग बेंडिंग वाइब्रेशन द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स रिमेन कांस्टेंट बट द पोजीशन ऑफ द एटम चेंजेस रिलेटिवली टू द ओरिजिनल बॉन्ड एक्सिस। ठीक है, उसमें तो क्या था, जो आपकी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन थी उसके अंदर जो बॉन्ड लेंथ थी वो कम ज़्यादा हो रही थी बट उनका प्लेन सेम रहता था। इसमें उल्टा है, यहाँ पे क्या होगा, जो दो एटम के बीच में जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट रहेगा बट जो उनकी पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल बॉन्ड एक्सिस चेंज होती है। ओरिजिनल बॉन्ड एक्सिस मतलब जो ओरिजिनल उनका प्लेन था उसके विद रिस्पेक्ट टू वो चेंज होगी, और ये रिलेटिवली लोअर एनर्जी पर होता है एज कम्पेयर टू स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और लोअर फ्रिक्वेंसी पे अकर होता है। अब देखते हैं हम टाइप ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशन, जो दो टाइप की मैंने आपको बताई थी, इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन और आउट प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन के अंदर तो क्या होता है कि प्लेन के अंदर ही एटम रहेंगे। ठीक है, इन दिस मोड द एटम रिमेन इन द सेम प्लेन एज दैट ऑफ द नोडल प्लेन ऑफ द सिस्टम, जैसे कि उनका नोडल प्लेन है, जो ओरिजिनल प्लेन है वो अपने प्लेन में ही रहेंगे।
और ये मैंने दिखाया हुआ है एरोमेटिक रिंग और ओलेफिन के केस में किस तरीके से इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन होती है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों प्लेन एक साथ अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पे भी दोनों हाइड्रोजन एटम जो CH बॉन्ड है वो एक साथ इनवर्ड मूव कर रही है, उनका प्लेन चेंज नहीं हो रहा है, ये दोनों सेम प्लेन के अंदर है। ठीक है, अब देखते हैं हम टाइप ऑफ इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। ये दो टाइप की थी, सीजरिंग और रोकिंग। सीजरिंग मोड ऑफ वाइब्रेशन के अंदर क्या होता है कि एटम एक साथ अपोजिट डायरेक्शन में स्विंग की तरह एक्ट करते हैं। देखो, इन दिस मोड बोथ द एटम स्विंग इन द कंसर्ट टुवार्ड अपोजिट डायरेक्शन एज रिप्रेजेंटेड एज CH2 ग्रुप। इसमें देखो सीजरिंग में, सीजरिंग का एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। ये देखो, ये सीजर है, कैंची है। इसमें क्या होता है, इन दो आर्म्स को देखना आप, ठीक है। ये क्या कर रही हैं, जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में भाग रही हैं। एक आर्म तो इस तरफ जा रही है और एक आर्म इस तरफ जा रही है। इसको आप यूँ समझो जैसे कि ये दोनों बॉन्ड्स हैं, यहाँ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है। ओके, तो ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड अगर इस तरफ मूव कर रहा है तो वो वाला उस तरफ मूव कर रहा है। जब मैं इसको बंद कर रही हूँ तभी भी देखो ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका रोकिंग। इन दिस डिफॉर्मेशन मोड बोथ द एटम स्विंग टू द सेम साइड एज शोन बाय द CH2 ग्रुप। इसके अंदर क्या होता है कि दोनों, जैसे कि CH2 ग्रुप का मैंने एग्जांपल लिया है, ये दोनों हाइड्रोजन एटम एक ही साइड में मूव करेंगे और हमें ऐसे लगेगा कि जैसे कि ये स्विंग चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझो, मान लो ये बीच में मेरा क्या है, कार्बन एटम है, और जो ये पेन की दोनों टिप्स हैं यहाँ हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन एटम जो लगे हुए हैं दोनों बॉन्ड, या तो दोनों एक साथ ऐसे मूव करेंगे या दोनों एक साथ ऐसे मूव करेंगे। ओके, तो ये है आपका रोकिंग। नेक्स्ट है आपका आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन के अंदर क्या होता है, ए बेंडिंग वाइब्रेशन मोड इन विच एटम डू नॉट रिमेन इन द सेम प्लेन। एटम सेम प्लेन में नहीं रहेंगे, जो उनका नोडल प्लेन है, ओरिजिनल प्लेन है, उनका प्लेन चेंज होगा, या तो प्लेन से बाहर आएंगे या प्लेन के अंदर जाएंगे, मतलब गो आउट ऑफ द प्लेन और आइदर अप और डाउन। ठीक है, और इसके भी टाइप हम डिस्कस करेंगे, दैट इज वैगिंग और ट्विस्टिंग। ओके, वैगिंग के अंदर क्या होता है, इन दिस मोड बोथ द एटम स्विंग अप एंड डाउन आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। यानी कि जैसे मान लो कि ये प्लेन पेपर है हमारे पास, इसको कंसीडर करो आप ऐसे। ठीक है, ये कोई मेरे पास पेपर है, तो ये इसके चारों कोनों पे क्या है, हमारे पास एटम है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जो दोनों एटम है मेरे पास, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के एटम है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, या तो प्लेन से ऊपर आएंगे एक साथ या प्लेन के अंदर जाएंगे ऐसे, अंदर इनवर्ड डायरेक्शन में, या तो ऊपर आएंगे या इनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये है आपका वैगिंग। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट है आपका ट्विस्टिंग। ठीक है, ट्विस्टिंग डिफॉर्मेशन मोड के अंदर क्या होता है कि वन एटम स्विंग अप एंड द अनदर एटम स्विंग डाउन, यानी कि एक ऊपर की तरफ आएगा तो एक नीचे की तरफ जाएगा। ओके, इसको ऐसे समझो, एग्जांपल मैं दूं, वही अपना पेपर कंसीडर किया जिसके अंदर क्या है, चारों कोनों पे हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं, तो एक अगर ऐसे उठ के आ रहा है ना, तो एक नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे ट्विस्ट हो गया है, पेपर पूरा ट्विस्ट हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा है, ये पेपर पूरा क्या हो गया, ट्विस्ट हो गया। तो ये ऊपर की तरफ आया प्लेन से, और जो ये वाला है वो पेपर नीचे की तरफ गया। ठीक है, बॉन्ड, तो इसको बोलेंगे हम ट्विस्टिंग। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस प्लस होता है आपका बाहर की तरफ जो फ्रंट की तरफ आ रहा है, और माइनस होता है जो इनवर्ड जा रहा है। ठीक है, एक तो एटम बाहर की तरफ आ रहा है ऐसे, और एक जा रहा है अंदर की तरफ। ओके, ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कोरिस्पोंड टू द वाइब्रेशन अकर एट द हायर वैल्यू। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन बहुत हाई वैल्यू पर होती हैं, और जो बेंडिंग वाइब्रेशन है वो लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज पर होती है। ओके, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी वाइब्रेशन ज़्यादा है कौन सी कम है, यानी कि उसका हमें ऑर्डर डिफाइन करना हो, तो एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन सबसे हायर फ्रीक्वेंसी पे होती है, उसके बाद होती है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, एंड देन आती है आपकी बेंडिंग वाइब्रेशन। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आज हमने सीखा कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, और वाइब्रेशन कितने कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो ये अभी चैप्टर की इंट्रोडक्शन है, और इन्हीं वाइब्रेशंस को हमें स्टडी करना है। बेसिकली एग्जाम में आपका स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आता है, उसी की अलग अलग वैल्यूज़ हैं फंक्शनल ग्रुप की, तो वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और नोट्स अपने प्रॉपर अच्छे सुंदर से बनाना, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज़ शेयर करो। लाइक नोट्स बनाना इट्स बहुत मेहनत का काम है ये। थैंक यू सो मच।